नहीं, दो नहीं, वहां एक। अब उन्होंने चेंज किया, वरना उन्होंने तो वो टैक्स लगा दिया था। इतना टैक्स था कि 2-3 साल की कमाई बंदे की पूरी लग जाए वो टैक्स पे करने पे, अगर एक से ज्यादा बच्चा हो तो। हाँ, नहीं असल में ये उनकी, उनको लग रहा था कि इससे शायद वो बच जाएंगे, या वो जो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बेहंगम हो रही है वो कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उनके पास मैन पावर कम हो गई है। वो जिस वक्त 1.5 अरब पे थे, उस वक्त इंडिया 1 अरब पे था। उन्होंने डिसीजन लिया, अब वो 1.5 अरब पे ही, और इंडिया उनको क्रॉस कर चुका है। तो पॉपुलेशन का अपना एक फायदा होता है कि आपको बेनिफिट मिलता है, लेकिन उनको लगा कि हम जरा ज्यादा से आने हैं। अब वो परेशान हो रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं। अब तो भाई कुछ ऐसे मुल्क भी हैं जो कह रहे हैं कि आप इधर आओ, वीजा भी हम देंगे, रिहाई भी हम देंगे, रेजिडेंसी भी हम देंगे, बस जो है ना हमारे आबादी वाले मसले हल करा दो। अच्छा जी, शुरू करते हैं। वो खतरनाक बातें भी चल रही थी साथ साथ रिकॉर्डिंग, नहीं चलें ठीक है, तो नहीं, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक। अब ऐसा ना हो कि वो यूरोपियन कंट्रीज वाली बात पहले रिकॉर्ड हो गई और वो चाइना वाली बात ना, चाइना वाली पे रिकॉर्डिंग चल रही थी, फिर ठीक है, ताकि कॉन्टेक्स्ट बन जाए। वरना लोग कहेंगे लेक्चर स्टार्ट होती सर कह रहे हैं कि अब तो बहुत सारे मुल्क बुला रहे हैं, कह रहे हैं यार ये तो कम से कम कॉन्टेक्स्ट मौजूद होगा तो जो है ना वो कुछ सिंक हो जाएगा। ऑल्दो आप लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं चाहिए होता, आप लोग जो कैंची चलाते हैं वो सुना है कोई, मैंने यहाँ पे जो क्लासों का भी कहा था, पीआरसी और कैफ, तो कोई मुझे बता रहा था कि उसकी भी कोई वीडियो क्लिप काट के किसी ने वो किया है कि सब दूसरे कॉलेजेस की बुराई कर रहे हैं या पता नहीं क्या। अल्लाह खैर करे, आप लोग बड़े खतरनाक लोग हैं। अब पता नहीं वो कहाँ से कहाँ क्लिप कटा होगा और उसमें से क्या मतलब निकाला होगा। मैं तो वो पूरी एग्जाम्पल दे रहा था, वो पता नहीं वो पूरी एग्जाम्पल भी किसी ने कोट की होगी या नहीं। अगले दिन तो आधे मिनट की, 1 मिनट की रील निकालनी होती बीच में। ठीक है, हमें जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग वाली, अस्तगफुरुल्लाह, खान साहब वाली भी निकल गई मार्केट में। अच्छा, वो नून लीग वाली नहीं निकली होगी। हाँ, जिसमें नफरत आए ना वो, हाँ, कोशिश किया करें जिसमें ज्यादा गालियां पड़े ना। कोई हालात नहीं है आप लोगों के जी, अंडरग्राउंड हो जाओ। नहीं, असल में बात ये है कि भाई हम बोलने से रोक तो नहीं सकते। हम जब एक क्लास में पब्लिकली इतनी सारी बात करनी है और उसमें हर तरह के लोग हैं तो हर तरह की बात होगी। ये तो वीडियो कट करने वाले को ख्याल करना चाहिए कि कम से कम वो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन कर दे, और वीडियो जो देखने और सुनने वाले उन्हें पता होना चाहिए। तो वो बहरहाल कहीं भी इस तरह की वो करके कमेंट्स में कहीं जरूर लिख दिया करें भाई पूरा लेक्चर देखिए, उसमें सर ने दूसरे ग्रुप के ऊपर भी बात की है। प्रॉब्लम ये है कि आप अपना जो है ना अपनी वो वीडियो को सनसनीखेज बनाने के लिए अपने व्यूज, अपने फॉलो लेने के चक्कर में ना हमें कर देते हैं। जी, किस में बात है? जिन जान, वो कौन सी? अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो मैं कभी कभी दबे अल्फाज में कभी अंकल टॉम कह देता हूँ, वो जरा बड़े वाले अंकल टॉम होते हैं, बाहर वाले। एक लोकल अंकल टॉम भी होते हैं। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट तक भी खत्म हो गया, पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। क्या कर रहे हैं फिर आप? जाएं, घरों को जाएं, तैयारी करें। अभी अंदर आते हुए एक भाई जो है वो मुझे मिले तो उन्होंने कहा कि सर जिसकी 6 महीने भी तैयारी ना हो वो ये 10-12 दिन में भी तैयारी कर सकता है। मैंने कहा यकीन करें आप कर सकते हैं, सिर्फ आप करने वाले बने। और ऐसा नहीं है कि ये कोई कोर्स हम छुपा के रखें, ये कोर्स जो है वो हमने यूट्यूब पे ओपन डाला हुआ होता है। मैं कल परसों देख रहा था तो ओरिएंटेशन के 5,000 व्यूज थे। 8,000 बच्चों ने, 9,000 बच्चों ने, शायद 8,000 बच्चों ने देना होगा लॉ का पेपर। तो 5,000 व्यू का मतलब है कि इस वक्त सारे इस नशे पे लगे हुए हैं। क्योंकि अब ये और लोग तो नहीं आके देख रहे होंगे ना कि बीएलडी की ओरिएंटेशन में आके देखें कि यहाँ पे हमें ऑडिट के बारे में क्या पता लगता है। तो वो लॉ वाले यूजर हैं, तो सबके सब जो है ना इनको इस टाइम पे नशा लगा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने हमारी उल्टी सीधी मार्केटिंग नहीं देखी होगी। तो ऐसा नहीं है हम जगह जगह जाके कहें ओए होए हम जो है ना बस मैं मसीहा बन के आ गया और वो सारा। बट क्रैश कोर्स है, हमारी एक एक्टिविटी हम करते हैं, हम लोगों को इनवाइट करते हैं, जितने लोग फिजिकल आ जाए। आप उतने आते कि 7 वाला कमरा एंड तक भरा हुआ होता, हम उसमें करते रहते। तो जितने लोग आए उनको लेके चल रहे होते हैं और अपने बच्चों को भी फायदा हो जाता है और वो सबको फायदा हो जाता है। और फिर वो यूट्यूब पे जब पड़े हुए होते हैं तो कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि कम से कम उनको कोई चीज मिले, तो उनके पास ये क्रैश होता है जो कि कोर्स कवरेज भी सारी होती है, बस रफ्तार इसकी तेज होती है। अगर आज से 5 महीने पहले आपने इस तरह का क्रैश देखा होता तो आपने उसे संभाल के रख लेना था कि चलो मैं इसको पढ़ूंगा, कभी वो बारी नहीं आनी थी। लेकिन जो इस वक्त इन क्रैश को अटेंड करेगा वो सिर्फ ये 12 दिन हमारे साथ सही से लगा ले तो सब पॉसिबल है। मैं अभी आज डी एंड पे भी थोड़ी सी और आपको प्लानिंग इससे रिलेटेड बातें बता रहूंगा।
विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और लीगल सिस्टम, आज का हमारे ये दो टारगेट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हमारे अदर लॉज में से एक लॉ है जिसमें ये जो आपके चेक्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, इनका लेन देन हो रहा होता है। ये चैप्टर माना जाता है एक टेढ़ा और मुश्किल चैप्टर, इसलिए कि इसमें अजीब अजीब सी बातें हो रही होती हैं, एंडोर्समेंट का जिक्र आ रहा होता है, कभी चीजें जो है वो प्लस माइनस हो रही हैं। लेकिन अगर कोई इसकी कोर सेंस को समझ ले, इसकी रूह को समझ ले, तो पेपर का लॉजिकल सवाल अगर कभी खुदा ना खास्ता आ गया वो भी आंसर हो जाता है। और रट्टे वाले सवाल तो आप लोग रट्टा मारने में तो चैंपियन हैं ही। तो ये समझाने के लिए मैं नॉर्मली एक कहानी का सहारा लेता हूं जिसका नाम है बाबे दी कहानी। ठीक है, ये कहानी समझ आ जाए तो आपको एक्चुअल में पता लग जाता है कि बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर रहे हैं, इनका क्या मकसद है और इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये जो बाबे की कहानी है, ये इसमें एक बादशाह है और एक बाबा है। तो बाबा जरा कमजोर करेक्टर था, तो हमने कहा हमेशा हीरो के नाम पे कहानी होती है, तो हम जो है ना साइड हीरो के नाम पे भी जो है ना वो कर लें। तो बाबे दी कहानी में एक दफा का जिक्र है, बेइज्जती हो गई। एक बादशाह था, वो शिकार करते 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 जंगल में गुम हो गया, और जो उसके साथ के दोस्त थे या उसके साथ के जो साथी थे, हिफाजत करने वाले या जो लोग मिलके शिकार करने आए थे, वो सब वापस चले गए ये सोच के कि बादशाह जो है वो जंगल में दूसरे किनारे से निकल के महल वापस चला गया होगा। जब उन्हें बादशाह नजर नहीं आया तो दे थॉट के बादशाह जो है वो वापस जा चुका हुआ है। वो लोग भी वापस चले गए, लेकिन बादशाह जंगल के अंदर गुम हुआ था। बादशाह को भूख भी बड़ी लगी हुई थी, और बादशाह जंगल में ढूंढते ढूंढते आगे पहुंचा तो उसे एक झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के पास जाकर उसने आवाज दी, उसने कहा कि यहाँ कोई रहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खिला दो। वहां से निकले हमारे मशहूर बाबा जी। ठीक है, थोड़े से यू बाबा हैं, लेकिन जो है ना, हाँ, जनजी वालों के लिए जो है ना बाबे इस तरह के। तो जनाब वो बाबा जी निकले और उन्होंने कहा जी क्या वो मसला है। उसने कहा जी मैं आपके इस इलाके का बादशाह हूँ, लेकिन मुझे बड़ी शदीद भूख लगी हुई है और मैं रास्ता गुम कर चुका हुआ हूँ, तो मुझे थोड़ी देर इंतजार वो करना है, रेस्ट करना है और खाना खाना है। तो बाबे ने कहा रेस्ट वाला तो सही है, खाने वाली साइड से ना बस आप फारिग ही समझे अपने आप को। सुबह का खाना मैं खा चुका हूँ और शाम का मेरा बेटा शहर से लेके आता है, मेरे पास तो यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बादशाह ने कहा कुछ तो होगा। उसने कहा हाँ एक बकरी है, वो आखिरी एसेट है हमारे पास, अब उसको तो नहीं ज़िबा कर सकते। तब बादशाह ने कहा यार मैं बादशाह हूँ, मेरे लिए तो बकरी ज़िबा कर दो। कितने की बकरी है, या तो मुझे बकरी खिला दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। बाबा ने भी हिसाब किताब लगाया, कैलकुलेशन की कि चलो ठीक है, मतलब अगर बादशाह है और होलिये से भी बादशाह लग रहा है, तो उसने कहा कि अगर मैं इसको बकरी खिला भी दूंगा तो ये कुछ ना कुछ अच्छी रकम तो दे देगा, जिससे कम से कम बकरी तो आ जाएगी, और अगर ज्यादा मूड में हुआ तो कोई पता नहीं 1-2 लाख दिरहम भी दे दे। तो उसने कहा ठीक है जी, ये मेरा आखिरी असासा है, ये मैं आपके लिए ज़िबा करके इसको मैं आपको रोस्ट बना के आपको खिला दूंगा, लेकिन आपने रकम देनी है मुझे। बादशाह ने कहा चल बॉय, कोई मसला नहीं, हम जो है ना दे देंगे तुम्हें रकम। बाबा ने बकरी हलाल की, उसका रोस्ट बना के बादशाह को खिलाया। बादशाह ने बड़े मजे से खाया। खाने के बाद जो है ना वो उसने फिर हाथ छत पोछे और जेब में हाथ डाला, जेब खाली। दूसरी जेब में हाथ डाला, वो भी खाली। बादशाह कैश लेके थोड़ी शिकार कर रहा होगा, तो सोचा चलो इसको मोतियों का हार गिफ्ट कर देता हूँ। गले में हाथ डाला तो मोतियों का हार भी ना मिले। तो अब बादशाह हो गया शदीद परेशान, एम्बेरस्ड। अब जनजी की स्टोरी है ना, तो थोड़ा सा जो है ना, तो बेचारा एम्बेरस्ड बादशाह जो है ना, उसने बाबे से कहा यार वो पैसे थे का ही नहीं। ठीक है, पैसे है ही नहीं मेरे पास। तो बाबे ने कहा यार तुम अजीब बादशाह, मतलब मेरी बकरी खा गए, तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं है, मतलब मैं बादशाह हूँ, मैं तो, तुम एक काम करना, तुम कल महल आ जाना, 3 लाख दिरहम दे दूंगा तुम्हें, उधार कर लो। बाबे ने कहा कि बात यह है कि आप ऊंचे लोगों की ना ऊंची बातें होती हैं, आपने इधर से निकलना नहीं और आपने भूल जाना है। बादशाह ने कहा नहीं नहीं, मैं आसान फरामोश नहीं हूं, मैं याद रखूंगा। उसने कहा आप तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, आपके बाहर के दरबार ही मुझे रोक लेंगे, मुझे तो बाहर का सिक्योरिटी गार्ड अंदर नहीं घुसने देगा कि भाई महल में गरीब आदमी का क्या काम है। तो पैसे तो दे। उसने कहा यार पैसे नहीं है, लेकिन चलो मैं एक काम कर देता हूँ, मैं तुम्हें एक कागज पे लिख के दे देता हूँ और अपने साइन कर देता हूँ, ताकि उसके बाद तुम्हें कोई ना रोके। तो बादशाह ने जो है वो एक कागज बनाया, अल्लाह करी मारकर सही चल रहा हो।
बेहतरीन हो गया। उस पे तारीख शारीख वगैरह लिखी और लिखा मैं बादशाह, तुम बाबे को 3 लाख दिरहम दूंगा, और यहां साइन कर दिए बादशाह। हालांकि बाबा भी बी से ही होता होगा। और यहां पे उसने तारीख डाल दी 9 मई 2023। मतलब माजी की स्टोरी है, थोड़ी सी पुरानी स्टोरी हो गई। ठीक है, मैंने कहा कोई ऐसी तारीख लिखूं आपको याद भी रहे जरा। तो 9 मई 2023 को उसने जनाब लिखा मैं बादशाह, तुम बाबे को 3 लाख दिरहम दूंगा, और इस पे अपने साइन कर दिए। और बाबे से कहा कि देखो अब ये मेरे साइन है, ये साइन मेरे पहचानते हैं लोग, और मेरे मार्केट में एक रेप्यूट है। तो अब अगर तुम महल आओ और वो तुम्हें रोके तो कहना ये देखो मेरे पास बादशाह का साइन किया हुआ कागज है, और बादशाह ने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे 3 लाख दिरहम देगा, तो लोग तुम्हें मेरे तक पहुंचा देंगे। तुमने ये कागज मुझे दिखाना है, कागज देखते साथ ही, साइन देखते साथ ही मुझे याद आ जाएगा। मुझे याद ना भी आए तो मैं कानूनी तौर पर बाउंड हूं, मैंने साइन कर दिया है। आब्दी साहब से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, तो आब्दी साहब भी तो जमाना कदीम से पढ़ा रहे हैं ना, तो वो साइन करके मैं तो बाउंड हो जाऊंगा, तो मेरी लीगल ऑब्लिगेशन बन जाएगी, तो परेशान मत हो। बाबे ने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त बात हो गई। बाबे ने इंस्ट्रूमेंट ले लिया। अब अगेन अगर बादशाह ये साइन करके अपनी जेब में रख लेता तो फिर तो ये गलत बात होती। तो ये साइन करके बाबे के हवाले हुआ। बाबे ने कागज पकड़ा, फिर उसे याद आया, उसने कहा जी बात यह है कि मैं जरा कमजोर आदमी हूँ, मेरा तो शहर चक्कर लगता भी नहीं, मैं अक्सर अपने बेटे को भेजता हूँ शहर, तो कुछ ऐसा करो कि इस पे अगर मेरा बेटा भी आए तो वो भी कागज दिखाए तो उसको भी पैसे मिल जाए, तुमने तो बाबे का नाम लिखा हुआ है। बादशाह ने कहा मसले कोई नहीं, मैं बादशाह, तुम बाबे को, या तुम्हारे कहने पर जुमला कंप्लीट हो गया। मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पर 3 लाख दिरहम दूंगा। तो उसने कहा ये लोगों को कैसे पता लगेगा कि मैंने कहा है कि ये मेरा बेटा है। उसने कहा मसले कोई नहीं, मेरे पास दूसरा रंग नहीं है, चले इसी से काम चलाते हैं। तुम्हारे कहने पे उसने कहा जी यहां तुम अपने साइन करो। बाबे ने अपना साइन किए और लिख दिया शकील या शकील के कहने पर, शकील या उसके कहने पर साइन किए और शकील के हवाले कर दिया, जो कि उसका बेटा था। बेटा ये कागज लेके शहर पहुंचा, उसने कहा मसला कोई नहीं, अब हम अमीर होने वाले हैं, कागज दिखाएंगे हम महल में और 3 लाख दिरहम हमें मिल जाएंगे। शहर के स्टार्ट में उसको एक सुपर स्टोर नजर आया, वो अंदर गया, उसे फ्रिज नजर आया, उसने कहा हमारे झोंपड़ी में फ्रिज की कमी है। एसी नजर आया, वॉशिंग मशीन नजर आ गई। अब ज़ाहिर 3 लाख दिरहम आ गए जनाब, उसने कोई 2-1 लाख दिरहम की शॉपिंग कर ली और सामान वहां पे साइड पे रख के, और उसने कहा जी आपने भी साइड पे रखना सामान, मैं बस आधे 1 घंटे में वापस आया। तो सुपर स्टोर वाले ने कहा भाई किधर जा रहे हो? तो यहाँ शहर में एटीएम थोड़ी है कोई। उसने कहा जी मेरे पास तो जैकपॉट है, मेरे हाथ में एक ऐसा कागज है जिससे 3 लाख दिरहम मिलेंगे। उसने कहा दिखाओ दिखाओ। कागज दिखाया, बादशाह के साइन, 3 लाख दिरहम। सुपर स्टोर वाले ने कहा यार ये तो बड़ा कमाल कागज है, मतलब ये कागज तुम दिखाओगे और तुम्हें 3 लाख दिरहम मिल जाएंगे, और वाकई साइन है तो तुम्हें तो मिल जाएंगे, और तुम्हारे बाप ने तुम्हें एंडोर्स भी कर दिया है कि भाई शकील या शकील के कहने पर। यार मेरा कभी महल चक्कर नहीं लगा, तुम्हें तो 3 लाख दिरहम चाहिए ना। एक काम करो, कागज मुझे पकड़ाओ, 1 लाख दिरहम मेरे से और लो, 2 लाख का शॉपिंग का सामान पकड़ो, तुम घर जाओ, मैं महल जाके ले लूंगा पैसे। तो शकील ने कहा इसमें नाम तो मेरा लिखा हुआ है। तो दुकानदार ने कहा कि नहीं, गौर से देखो, तुम्हारे कहने पर भी है, तो एक काम करो तुम साइन करके मेरा नाम लिख दो। तो शकील ने अपने साइन किए और कह दिया दुकानदार या उसके कहने पर। अब दुकानदार के पास कागज है और दुकानदार सोच रहा है कि मैं रात के वक्त, शाम के वक्त जाऊंगा महल, और महल से 3 लाख दिरहम ले लूंगा, महल की सैर भी हो जाएगी। दोपहर के करीब अचानक से उसका एक सप्लायर आया और उसने कहा भाई मैंने आपसे कब से आपको ऑर्डर दिया हुआ और आपसे मैं माल मांग रहा हूँ, आप पैसे दें, आप आज कल कल परसों करते जा रहे हैं। उसने कहा टेंशन मत लो, मैं 2-3 घंटे में तुम्हें पैसे ला के देता हूँ। उन्होंने कहा नहीं,
अभी के अभी चाहिए, फौरन पैसे चाहिए। इस जगह फौरन नहीं है, मैंने असल में कागज ले जाके इनकैश करवाना है कहीं। उसने कहा दिखाओ कागज, कागज दिखाया, उसका बादशाह का कागज। यार तुमने 4 लाख दिरहम देने ना मेरे, ये 3 लाख का ये मुझे पकड़ाओ, 1 लाख दिरहम मुझे कैश दे दो। अब बेचारा क्या करता, उसने उसको दे दिया और उसी तरह से एंडोर्स करके उसका नाम लिख दिया। एक भी बंदा अभी तक महल नहीं गया है कागज लेके, और 3-4 लोगों ने पेमेंटें कर दी है। बादशाह ने बाबे की पेमेंट कर दी है, बाबे ने बेटे को पैसे पकड़ा दिए हैं, बेटे ने दुकानदार की पेमेंट कर दी है, दुकानदार ने सप्लायर की पेमेंट कर दी है। हो सकता है सप्लायर से बादशाह तक पहुंचने के दरमियान में 100 लोग आ जाएं, और इसी तरह से साइन होकर आगे ट्रांसफर होता रहे। ये जादुई कागज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट करेंसी नोट नहीं है, लेकिन तकरीबन करेंसी की तरह से चलता है, क्योंकि इस पे गारंटी होती है, इस पे कोई साइन करने वाला होता है। ये एक बड़ा अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आगे से आगे फॉरवर्ड हो रहा होता है। याद है नोवेशन, एक नई पार्टी को ऐड करके आप कॉन्ट्रैक्ट में तब्दीली कर लेते हैं, तो इसमें नोवेशन होती रहती है, ये आगे से आगे जाता रहता है और इसमें लोग ऐड होते चले जाते हैं। 200 लोगों को, 500 लोगों को, 1000 लोगों को, जितने मर्जी लोगों को दरमियान में पहुंच जाए। इसकी 2-3 फॉर्म्स हो सकती हैं। इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे तारीख लिखी है ना, और कहा है मैं बादशाह तुम बाबे को या तुम्हारे कहने पे 3 लाख दिरहम दूंगा, ये डिमांड बन गया है। बादशाह चाहता तो इसमें टाइम लिख देता, आज से 10 दिन बाद में तुम्हें इतने पैसे दूंगा। तो मार्केट में जब किसी एक बंदे ने दूसरे से उधार लिया होता है और उसने 3 महीने बाद देना होता है, तो वो कागज पे लिख के दे देता है मैं तुम्हें 3 महीने बाद इतने पैसे दूंगा। तो ये कागज भी तकरीबन करेंसी की तरह से काउंट होना शुरू हो जाता है। इसको हम कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो ये टाइम बेस्ड भी हो सकता है, ये डिमांड बेस्ड भी हो सकता है। ये एक पर्सन के नाम पे भी हो सकता है और ये ओपन भी हो सकता है। मैं बादशाह 3 लाख दिरहम दूंगा, जो कागज दिखाएगा बेरर बन जाएगा। या बादशाह यहां पे लिखा मैं बादशाह तुम बाबे को, या तुम्हारे कहने पे बाबा साइन कर देता, नाम ही ना लिखता। इसको कहते हैं एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। आपने एंडोर्स किया, साइन किया और खाली छोड़ दिया। अब जो भी बंदा लेके जाएगा कि भाई बाबे के कहने पे था, बाबे ने साइन कर दिए और मुझे ऑथराइज कर दिया, तो ये एंडोर्समेंट इन ब्लैंक है। इससे ये बेयरर बन जाएगा, जिसके हाथ में हो उसका। और अभी ये ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि इस पे नामजद हुआ हुआ है कि किस बंदे को इसकी पेमेंट होनी है। तो ये बात कुछ को समझ आ रही है? किताब की तरफ चलते हैं। हमारी कहानी में एक बेटा भी ऐड हो चुका था, बाद में दुकानदार भी ऐड हो चुका था, सप्लायर भी ऐड हो चुका था। टाइम और डिमांड देखिए, इस पे भी कोई बस आज की तारीख लिखी है, ये नहीं लिखा कि मैं बादशाह तुम्हें कितने अरसे में पैसे दूंगा। ये कागज जब दिखाया जाएगा, जब डिमांड किया जाएगा, तब पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर इस कागज पे लिखा होता आज से 2 महीने बाद, तो फिर 2 महीने बाद दिखाने पे पैसे मिलेंगे, 2 महीने से पहले पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये टाइम इंस्ट्रूमेंट बन जाता। तो कोई डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है, कोई टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। टाइम लिमिट भी हो सकती है, इतने दिन आफ्टर फलाना इवेंट। तो इस तरह की कंडीशन इसमें ऐड की जा सकती है। जी, अब टाइम पूरा हो जाए तो क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? टाइम पूरा होने पे वो डिमांड बन जाएगा, वो मिल जाएगा। लेकिन आप याद करें, अगर एक खास टाइम गुजर गया तो टाइम बार्ड हो जाएगा। वो 6 महीने का टाइम होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। अब किताब से जरा सारे को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोमिसरी नोट, ये जो हम लोगों ने पढ़ा कागज, ये प्रोमिसरी नोट है, वादा करने वाला नोट। अब प्रोमिसरी नोट एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, समझ आ रहा है? नॉट बीइंग अ बैंक नोट, और ना ये बैंक नोट है ना ये करेंसी नोट है। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, एक गैर मशरूत वादा है इसमें, जो साइन किया है मेकर ने। टू पे ऑन डिमांड, एक बंदे ने बनाया है, मेकर बादशाह ने बनाया था ना, तो उसने साइन किया है टू पे ऑन डिमांड, कि जब तुम कहोगे तो। या दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? एट अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम। अ सर्टन सम ऑफ मनी, एक खास रकम। अब रकम होनी चाहिए, वो ये ना कहे मैं तुम्हें 3 बकरियां दूंगा। ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इसमें रुपए पैसे होने चाहिए। ओनली और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिकली ये एक लिखा हुआ नोट है, जो कि करेंसी नोट वगैरह नहीं है, जिसमें गैर मशरूत वादा है, जो कि एक बंदे ने साइन किया है, जो कह रहा है मैं डिमांड पे या खास टाइम पे तुम्हें या तुम्हारे कहने पे या बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को इतने पैसे दे दूंगा। तो ये पहला इंस्ट्रूमेंट है। इसमें 3 इंस्ट्रूमेंट है जिसके डिफरेंसेस हमें पता होने चाहिए। लॉजिकल सवाल कभी कभार हमें तंग कर सकता है, अदरवाइज यहां से रट्टे वाला सवाल आता है।
दो मेन पर्सन कौन है, मेकर और पेई। मेकर हु मेक्स द प्रोमिस नोट एंड प्रोमिसेस, पेई टू हुम द प्रॉमिस टू पे इज मेड। हमारी एग्जांपल में कौन मेकर है कौन पेई है, बादशाह मेकर है, बाबा पेई है। कुछ इस तरह का इसका कागज होता है, तारीख डल गई, नंबर्स में लिख दिया 10,000 रुपए, 3 मंथ आफ्टर डेट, अब इसने टाइम बना दिया, इस वाली डेट से 3 महीने बाद आई प्रॉमिस टू पे एबीसी और टू हिज ऑर्डर द सम ऑफ ₹10,000 फॉर वैल्यू रिसीव्ड। हमारी जो ट्रांजेक्शन हुई थी उसके अगेंस्ट मैंने 10,000 रुपए मैं वादा करता हूं मैं 3 महीने बाद दूंगा, और टू एबीसी पेई का नाम लिख दिया, उसका एड्रेस लिख दिया, और मेकर ने यहां अपने साइन और अपना एड्रेस लिख दिया। तो टिपिकली एक प्रॉमिस नोट ऐसे होता है, आप पहचानते इसको कैसे हैं, इस पे एक साइन होता है, दूसरा इसमें प्रॉमिस लिखा हुआ होता है। वर्ड प्रॉमिस जरूरी नहीं है, लेकिन जुमला ऐसा होता है जिसमें एक बंदा दूसरे को पैसे देने का वादा कर रहा होता है। तो दो पार्टीज होती हैं और एक पार्टी इनमें से साइन कर रही होती है। नंबर और इंग्लिश दोनों में इसलिए लिख देते हैं ताकि अगर नंबर पढ़ने में कोई गलती हो जाए तो इंग्लिश देख ली जाए, इंग्लिश के लेटर स्पेलिंग में कोई मसला हो तो नंबर को देख के कंफर्म हो जाए कि ये क्या है। तो ये बेसिकली हमारे प्रॉमिस नोट की एक शक्ल है। अब प्रॉमिस नोट की एसेंशियल्स क्या है, ये इस वक्त जरूरी बात है समझना। प्रॉमिस नोट जो है सबसे पहले हम कहते हैं इन राइटिंग होना चाहिए। प्रॉमिस नोट इन राइटिंग होना चाहिए, ओरल प्रॉमिस नहीं होना चाहिए। बादशाह जबानी वादा करके जा रहा था लेकिन वो काबिल कबूल नहीं था अदालत में, ये राइटिंग में होना चाहिए। और वर्ड्स में क्लियर कट अंडरटेकिंग नजर आनी चाहिए कि एक बंदा जो है दूसरे से वादा कर रहा है, जरूरी नहीं कि वर्ड वादा या प्रॉमिस इस्तेमाल हो। तो पहली बात ये है कि इन राइटिंग होना चाहिए, ओरल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इसमें प्रॉमिस होना चाहिए, एक्नॉलेजमेंट ना हो। बादशाह अगर ये लिख दे हाँ मैं समझता हूं कि मुझे 3 लाख दिरहम देने चाहिए, ये प्रॉमिस नोट नहीं है। प्रॉमिस नोट क्या है, मैं 3 लाख दिरहम दूंगा, एतराफ नहीं करना, वादा करना है। खाली एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंडेटनेस इज नॉट अ प्रॉमिस नोट। सिर्फ ये ओके कर देना, एक्नॉलेज कर देना कि हाँ भाई मैंने पैसे देने हैं, ये प्रॉमिस नोट नहीं है। प्रॉमिस नोट तब होगा जब आप वादा करेंगे कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल, ये जो प्रॉफिट है, वो जो प्रॉमिस है, ये डेफिनेट अनकंडीशनल। ये नहीं अगर उस दिन मूड हुआ तो दूंगा, बारिश हो गई तो पैसे दूंगा, मेरे अच्छा रिकवरी हो गई इस टैक्स की तो तुम्हें पैसे दूंगा, ऐसा नहीं है। प्रॉमिस डिपेंड ना करे किसी भी अनसर्टन इवेंट के ऊपर। हाँ कुछ कंडीशंस अलाउड हैं, अगर आप कहते हैं मैं उस जगह पे दूंगा, उतने वक्त के बाद दूंगा, या एक सर्टन इवेंट पे दूंगा। सर्टन इवेंट इस दफा जब ईद आएगी तो तुम्हें दे दूंगा, तो ईद एक सर्टन इवेंट है, अनसर्टन इवेंट नहीं है। वो मई की पहली मंडे को दे दूंगा, साल के आखिरी दिन दे दूंगा। अगर आप एक ऐसा इवेंट बताएं विच मस्ट हैपन तो वो अलाउड है, यानी कि अनसर्टन इवेंट ना हो, सर्टन इवेंट हो। यहां लॉ डेथ को भी सर्टन इवेंट मानता है। तो अगर एक बंदा कहता है जी उस फलाना बंदे की डेथ पे पैसे दूंगा तो वो भी अलाउड है। ठीक है जी, इन्होंने कहा अगर कहेंगे खान साहब बाहर आएंगे तो मैं पैसे दूंगा, मैं कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा। इम्पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर तो मना होता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है, अगर वो अमेरिका बहादुर वाकई बचाने आ गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते ना, है वो तो मैं आपको छेड़ने के लिए कह रहा था। ठीक है, ओह नहीं ये रंग नंबर है, आपने जो ना अब तोपों का रुख मेरी तरफ से हटा के जो ना भाई की तरफ कर ले। अच्छा जी, क्या ये बात समझ आई कि कुछ इवेंट्स, कुछ कंडीशंस डिफाइंड है जो सर्टन होनी चाहिए, लेकिन ये डेफिनेट हो और इसमें कोई कंडीशन ऐड नहीं होनी चाहिए। देन इसमें क्या है, मैं एक दफा शर्तें बता दूं फिर आपसे सवाल ले लूंगा। साइंड बाय मेकर, अगर आपको थीम समझ आ गया तो आगे चीजें बहुत आसान है। मेकर साइन करेगा और अगर वो इलिटरेट है तो अपना अंगूठा लगा देगा, कम से कम एक लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाए। पार्टी सर्टन होनी चाहिए, इंस्ट्रूमेंट पॉइंट आउट सर्टेनिटी से करे कि कौन मेकर और कौन पेई है। अगर पार्टीज क्लियर नहीं है तो फिर आप इसको प्रॉमिस नोट नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल बादशाह ये लिखता कि वो जो 9 मई को हम लोगों ने खाना खाया था, तो अब जो है वो जब भी ये कागज दिखाया जाएगा तो जिस बंदे ने खाना खाया था वो जिसने खाना खिलाया था उसको पैसे देगा। अब इसमें समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या खाना खाया गया था, किसने खाया था, किसको खिलाया था, किसने किसको पैसे देने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए कि भाई मैं बादशाह तुम बाबे, मैंने तुम्हारे पैसे देने हैं, तो बड़ा सर्टेनिटी से हो। प्रॉमिस नोट मेकर हिमसेल्फ को आप वो नहीं कर सकते, यानी बादशाह अगर किसी वक्त बैठा हुआ और कहे मैं बादशाह अपने आप को 3 दिन बाद 1 लाख दिरहम दूंगा और खुश होता रहे कि लो भाई मेरे पास एक कागज है जिसपे ना किसी ने मेरे से वादा किया है कि मुझे 1 लाख दिरहम देगा,
अपने आप के नाम पे नहीं बना सकते, दो पार्टीज इसमें होना लाजमी है। सम पेबल लीगल टेंडर होना चाहिए। लीगल टेंडर से क्या मुराद है, नीचे इंग्लिश जो है वो कॉपी पेस्ट हुई भी और हर दफा मुझे भूल जाता है कि ये ऊपर वाला कॉपी पेस्ट हुआ है तो इसे चेंज करना है, तो यहाँ गलत लिखा हुआ है। सम पेबल लीगल टेंडर का मतलब है सिक्का राइजुल वक्त होना चाहिए। लीगल टेंडर कहते हैं उस इलाके की जो लोकल करेंसी होती है। तो जो सम पेबल है, जो पैसे दिए जाने हैं, वो क्या होने चाहिए, लीगल टेंडर, सिक्का राइजुल वक्त, जो उस इलाके की करेंसी चल रही हो। ये धात नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कहेगा कि मैं आपको 20 तोला चांदी दूंगा। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई जिन्स नहीं होनी चाहिए, कोई शय नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पैसे होने चाहिए। फॉरेन करेंसी भी नहीं होनी चाहिए, आपकी लोकल करेंसी होनी चाहिए। देन सम पेबल मस्ट बी सर्टन, जो पैसे देने हैं वो सर्टन होने चाहिए, बड़ा क्लियर कट हो, हाँ भाई इतने रुपए देने हैं, उसमें कोई कंटिंजेंट एडिशन सब्ट्रैक्शन ना हो। ये ना हो कि अगर इतने दिन में आ गए तो मैं 3 लाख दिरहम दूंगा, उसके बाद आए तो मैं 2.5 लाख दिरहम दूंगा, उससे पहले आ गए तो 4 लाख दिरहम दूंगा। कोई इस तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए। सम पेबल बड़ा क्लियर कट सर्टन होना चाहिए। हाँ, 4 तरह की शर्तें अलाउड है एक्सेप्शंस के तौर पे। एक, विद इंटरेस्ट अगर आप वो करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये अलाउड है कि आप कहें अगर मैंने पैसे देने में देर किया तो मैं इतने इंटरेस्ट के साथ दूंगा, लॉ ने से अलाउ किया हुआ है। अगर इंटरेस्ट की परसेंटेज बताई जाए और अगर कहा जाए मैं इंटरेस्ट के साथ दूंगा तो ये अभी भी अनसर्टन है। देन एक खास एक्सचेंज रेट के मुताबिक हो कि मैं उस दिन तुम्हें $4000 के इक्विवेलेंट जितने दिरहम होंगे उतने दूंगा, ये भी अलाउड है, लॉ ने ये भी ओके किया हुआ है। फिर अगर इंस्टॉलमेंट्स की शर्त हो कि एक बंदे ने दूसरे को इंस्टॉलमेंट में देने और लिख दिया जाए कि एक भी इंस्टॉलमेंट मिस हुई तो सारे पैसे देने होंगे, ये शर्त भी अलाउड है। और दूसरा, अगर प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट है तो ये भी अलाउड है कि एक पार्टनरशिप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के दूसरे को दे और कहे हम आपको प्रॉफिट का 20% देंगे। अब प्रॉफिट ऊपर नीचे हो सकता है, तो जो 20% है वो भी ऊपर नीचे हो जाएगा, लेकिन ये अलाउड है। 4 तरह की कंडीशंस अलाउड है, इंटरेस्ट के साथ, एक्सचेंज रेट पे, इंस्टॉलमेंट पेंडिंग हो तो सारा का सारा इकट्ठे देना पड़े, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस की एडजस्टमेंट। उसके अलावा इसमें शर्तें अलाउड नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आपको ये कंडीशन समझ आ रही हैं? प्रॉमिसरी नोट जी सर, इसमें एक से ज्यादा बंदे मेकर हो सकते हैं? क्या एक से ज्यादा बंदे मेकर हो सकते हैं? नहीं, फिलहाल हम जो पढ़ रहे हैं वो इस तरह से है। हाँ, पेई एक से ज्यादा हो सकते हैं। हो सकता है बादशाह कहता मैं तुम बाबे और तुम्हारे बेटे दोनों को इतने पैसे दूंगा, या लिख देता तुम बाबे को या बेटे को, ये ऐसे ही तो कहा था उसने, बाबे को या जिसका तुम। तो आप एक से ज्यादा पेई बना सकते हैं, लेकिन मेकर एक से ज्यादा नहीं होंगे। अगर जॉइंट प्रोमिसर्स ऐसा करेंगे तो भी वो किसी एक को ऑथराइज कर देंगे कि वो इसको साइन करे, लेकिन फिलहाल ये लॉ इतनी गहराई में नहीं उतरा। पेई एक से ज्यादा हो सकते हैं, मेकर फिलहाल एक ही बंदा है हमारी नजर में। जी 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 जी। अब इन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंट में लिखा था फॉर वैल्यू रिसीव, क्या हमेशा कंसिडरेशन होनी चाहिए? जरूरी नहीं है, समटाइम बगैर कंसिडरेशन की भी एक बंदा दूसरे को गिफ्ट के तौर पे भी दे सकता है या कुछ और। तो यहाँ दोनों तरफ से कंसिडरेशन होना शर्त नहीं है, लेकिन हम एक खास किस्म का इंस्ट्रूमेंट देखेंगे जिसमें कंसिडरेशन होना इंतहाई लाजमी होगा। अदरवाइज कंसिडरेशन जरूरी नहीं है कि इसमें हो। जी जी, इसमें और बॉन्ड्स में कोई रिजेम्बलेंस, बॉन्ड बेयरर होते हैं और गवर्नमेंट का वादा होता है। गवर्नमेंट कहती है जिसके हाथ में ये पैसे होंगे मैं उसको इतनी रकम देने की पाबंद हूं। तो बॉन्ड्स भी इसकी खास किस्म की शक्ल है। बॉन्ड्स तो बहुत दूर की बात है, आपके हाथ में मौजूद करेंसी नोट इसकी शक्ल है। गवर्नर स्टेट बैंक वादा करता है साइन करके, हामिले हाजा को, बेयरर को, हामिले हाजा ये वाला बंदा जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है को मुतालबे पर ऑन डिमांड अदा करेगा उस अमाउंट की इक्विवेलेंट सोना। यानी हमारा जो करेंसी नोट है वो हमें ये गारंटी देता है कि हमारा मुल्क का स्टेट बैंक का जो वो हेड होगा या जो मुल्क का जो बैतुल माल होगा वो हमें इतनी रकम का सोना इसके अगेंस्ट देने का पाबंद है। इन्होंने कहा ये तो वैलिड ही नहीं है, पीछे सोना ही इतना नहीं पड़ा हुआ। वो तो हमें पता है ना, कागज को तो नहीं पता ना, कागज को तो लग रहा है कि वो जो है ना वो अदा हो जाएगा। तो असल में करेंसी नोट बने इस तरह से थे। शुरू में क्या धातें चलती थी, फिर इसी तरह का एक बादशाह था और इसी तरह से वो गुमा था। ये सच्ची कहानी है, जहां से ये सब वो हुआ था, शुरू हुआ था। और करेंसी जो इजाद हुई थी इस तरीके से, लेकिन मैं उसको करेंसी से हटा के नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरफ ले गया ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। क्या हमें प्रॉमिस नोट समझ आया? अभी हमने सिर्फ 2 सफ़े समझे।
लेकिन बेस बन गई है। अब आगे हमारे लिए चीजें बड़ी ही मजेदार और आसान होने वाली हैं। क्या प्रॉमिस नोट क्लियर है? प्रॉमिस नोट के बाद जब हम अगला इंस्ट्रूमेंट समझने लगते हैं, बाबे दी कहानी सीजन 2, ठीक है जी। अब तकरीबन उसी तरह की बाबे की कहानी है, तकरीबन उसी तरह के मामलात हैं, लेकिन इस दफा जो है कुछ एक्स्ट्रा नजर आया स्टोरी में। सुबाई, ठीक है, ये खजांची है। हालांकि ये खजांची नहीं है, ये दिखने में बॉडीगार्ड है, लेकिन चूंकि इसके पास पैसे हैं तो इसलिए गन भी इसके पास मौजूद है, ताकि जो है ना कोई लूट के ना ले जाए पैसे। हाँ, इन्होंने कहा जी इसकी टोपी तो उतार देते। मुझे मौका नहीं मिला स्लाइड को कभी दोबारा रिवाइज करने का। जब पहली दफा बनाई थी तो जल्दी जल्दी में जो किरदार मिले थे मैंने उठा के डाल दिए थे, वरना देखे ना कितना कितना अजीब सा बाबा है। ठीक है, तो खजांची भाई, इस दफा बादशाह और खजांची दोनों इकट्ठे गुम हो गए। दोनों इकट्ठे ढूंढते ढूंढते झोपड़ी तक पहुंचे, दोनों की इकट्ठे बाबे से मुलाकात हुई, दोनों ने इकट्ठे बकरी खाई, और उसके बाद दोनों के पास ही पैसे नहीं है। जब बकरी खा के बैठे, अब बाबे ने कहा हाँ जी पेमेंट। बादशाह ने वो उसकी तरफ कहा, खजांची की तरफ, हाँ भाई खजांची हीरो का हार निकाल के दे दो। उसने जेब में हाथ डाले, उसने कहा सर वो तो महल छोड़ाए हैं। इसने कहा पैसे दे दो। उसने कहा जी वो मैं आपकी हिफाजत कर रहा था, आपके साथ साथ था, तो मैंने पैसे नाइब खजांची को जमा करा दिए थे। बादशाह ने कहा यार जलील करा दिया तुमने, बाबा देखो जुगते करा रहा है। ठीक है, पैसे ही नहीं, मतलब अब एक मुल्क का बादशाह और उसका खजांची दोनों के पास ही पैसे नहीं है। यार ये तुमने बड़ी ज्यादती की। बाबे से उसने कहा मसले की बात नहीं है, ये खजांची अपना ही बंदा है, इसके पास मेरे पैसे पड़े होते हैं। खजांची तुमने ये बाबे को पैसे देने हैं। उसने कहा यस सर। और ये क्या दोनों बाहर निकल गए। बाबे ने कहा एक मिनट, आपस में एक दूसरे से वादा, आपस में एक दूसरे से इकरार, मैं मुझे कोई वो तो गारंटी तो दो। उसने कहा हाँ लिखत में होना चाहिए वादा। बादशाह ने कागज लिखा, मैं बादशाह तुम खजांची को ये हुक्म देता हूं कि तुमने बाबे को या बाबे के कहने पे किसी को 3 लाख दिरहम देने हैं। अपनी जेब में डाल लिया। तो बाबे ने कहा कागज मुझे पकड़ाओ। कागज उसे पकड़ाया, बाबे ने कागज देखा, उसने कहा बादशाह साहब आपके साइन तो आ रहे हैं, आपने तो लिखा है, जिसको आपने कहा है कि उसने पैसे देने हैं उसके साइन कहाँ है, इसे भी साइन करवाएं। तो वो खजांची ने भी साइन किए, बादशाह ने भी साइन किए, और वो एक ऐसा कागज है जिसमें एक बंदा दूसरे को हुक्म दे रहा है कि तुमने किसी तीसरे के पैसे देने हैं। नॉर्मली क्या होता है, आपके पैसे जिसके पास पड़े होते हैं आप उसको ऑर्डर दे देते हैं कि आपने एक तीसरे बंदे को पैसे देने हैं, उससे मामला हल हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बात समझ आइए? इसमें 3 पार्टीज होती हैं। अब बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। इसमें गैर मशरूत हुक्म है, ऑर्डर है, साइंड बाय द मेकर, मेकर ने इसे साइन किया है, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन, एक खास बंदे को हुक्म दे रहा है, टू पे ऑन डिमांड, कि या डिमांड पे या फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर। डिमांड वाली बात भी वही है, टाइम वाली बात भी वही है, ऑर्डर वाली बात भी वही है, बेयरर वाली बात भी वही है। ऊपर फर्क थे, वहां प्रॉमिस था, यहां ऑर्डर है। यहां पे एक बंदे को हुक्म दिया जा रहा है, वहां एक बंदा वादा कर रहा था कि मैं पैसे दूंगा। तो यहां आ गई 3 पार्टीज, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। ड्रॉर जो ड्रॉ कर रहा है, अब मेकर नहीं बोल रहे मैं से, जिसने बिल बनाया वो ड्रॉर है, जिसके नाम पे बनाया कि तुमने देने हैं पैसे, जिसको हुक्म दिया ड्रॉई, पर्सन हु इज ऑर्डर टू पे द अमाउंट, और पेई वही बाबा जिसको पैसे मिलने हैं। तो यहां इसकी पार्टीज और उसकी पार्टीज में फर्क समझ आ रहा है। अगर मैं इसकी कागज की शक्ल दिखाऊं तो थोड़ा सा और क्लैरिटी आ जाएगी। तारीख उसी तरह से, पैसे उसी तरह से, 3 मंथ आफ्टर डेट, आज से 3 महीने बाद पे कर देना XYZ को, XYZ को पैसे दे देना, या उसके कहने पे किसी को 10,000 रुपए दे देना, और ABC से साइन करवा लिया। ABC को जारी किया और MNO ने अपना साइन कर दिया, ड्रॉर ने साइन कर दिए, और ड्रॉई के भी साइन करवा लिए कि तुमने जो है ना XYZ को पैसे देने हैं। लेकिन ये आपस में साइन करके नाम इसके है, लेकिन मिलेगा बाबे को, कागज उसके पास होगा जिसने उसके पैसे लेने होंगे। तो क्या बिल ऑफ एक्सचेंज दिखने में समझ आ रहा है? तो हो सकता है पेपर में आपको एक कागज देखने को मिले और आपने पहचानना हो कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, या वो आपसे कहीं बंदे ने दूसरे के पैसे देने हैं और इस तरह से पार्टीज हैं, बताओ कौन सा कागज बनाना ज्यादा बेहतर होगा।
तो सिर्फ इतनी सी लॉजिक इस चैप्टर में आपको चाहिए होगी कि आपको एसेंशियल्स आते हो ये, अदरवाइज चैप्टर में से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम रटने वाले सवाल आते हैं। इसके अगर मैं एसेंशियल्स बताने की कोशिश करूं तो तकरीबन उसी तरह से इन राइटिंग, वहां प्रॉमिस टू पे था, ऑर्डर पे, रिक्वेस्ट टू पे नहीं होनी चाहिए, ऑर्डर टू पे होना चाहिए। डेफिनेट एंड अनकंडीशनल है, सम पेबल उसी तरह से सर्टन है, साइंड वहां मेकर था और यहाँ ड्रॉर एंड ड्रॉई, सर्टन पार्टीज हैं, सम पेबल मस्ट बी लीगल टेंडर। इसका मतलब है इसके एसेंशियल्स अलग से याद नहीं करना, एकीब की किताब ने फिर से वो सारी बातें रिपीट की हुई थी, मैंने सिर्फ यहाँ हेडिंग्स डाल दी कि तकरीबन वही बातें हैं, सिर्फ एक आध जगह पे थोड़ा सा फर्क है। क्या बिल ऑफ एक्सचेंज समझ आया? तो बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में मोटे मोटे डिफरेंसेस, अब रेगुलर क्लास होती तो मैं आपसे पूछता, लेकिन वक्त थोड़ा सा कम है तो जरा जल्दी से देख लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट में 2 पार्टीज होती हैं और बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। प्रॉमिसरी नोट में मेकर पेई नहीं हो सकता, वो अपने नाम पे नहीं बना सकता, लेकिन यहाँ ड्रॉर पेई हो सकता है। बादशाह खजांची को कहे, खजांची तुमने मुझे इतने पैसे ला के देने हैं, जैसा बैंक को चेक नहीं देते कि मुझे इतना कैश दे दो, तो ड्रॉर और पेई सेम बंदा हो सकता है, जबकि वहां मेकर और पेई सेम बंदा नहीं हो सकता। इसकी टोन है प्रॉमिस, इसकी टोन है ऑर्डर। इसमें एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, किसी और से आपने एक्सेप्ट नहीं कराना, और यहाँ ड्रॉई से एक्सेप्टेंस आपको करवानी है। यहाँ जी आते हैं सवाल की तरफ। यहाँ मेकर की लायबिलिटी क्या है? प्राइमरी, मेन जिम्मेदारी है, यानी बादशाह ही मेन रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पहले कौन रिस्पॉन्सिबल है? पहले खजांची, उसने आके पहले खजांची को दिखाना है कागज, उसको हुक्म दिया गया था ना, खजांची नहीं पैसे देगा तो वो रोते हुए जाएगा नोटिस ऑफ डिसऑनर लेके बादशाह के पास के, देखें जी उसने तो इनकार कर दिया, अब आपने पैसे देने हैं। तो यहाँ बादशाह की लायबिलिटी सेकेंडरी है, फर्स्ट लायबिलिटी पहले ड्रॉई की है। मेकर पोजीशन, ये इमीडिएट पोजीशन पे पेई से, बादशाह और पेई आमने सामने है, इन्होंने एक दूसरे को पैसे देने हैं, जबकि यहाँ बादशाह और खजांची एक दूसरे के आमने सामने है और बाबा और खजांची आमने सामने है। बादशाह और खजांची के, वो बादशाह और बाबे के दरमियान अब ताल्लुक खत्म हो गया, खजांची और बादशाह का रिलेशन है और खजांची और बाबे का रिलेशन है, ये इमीडिएट रिलेशन में, लेकिन बादशाह सेकेंडरी रिलेशन में। नोटिस ऑफ डिसऑनर, यहां अगर आपको वो इनकार कर दे तो आप किसी को शिकायत नहीं लगा सकते, क्योंकि बादशाह ने इनकार कर दिया, जबकि यहां अगर खजांची इनकार कर दे तो पीछे वाली पार्टी जो भी हैं आप उनको शिकायत कर सकते हैं, जी मेरे साथ तो नाइंसाफी हो गई। जी यहाँ एक सवाल था जी, ड्रॉर और पेई सेम बंदा हो सकता है, यानी कि जैसे बादशाह खजांची को ही हुक्म जारी करता, खजांची तुमने मुझे 3 लाख दिरहम ला के देने हैं खजाने से, तो दिस कैन हैपन कि ड्रॉर ही पेई भी हो, लेकिन यहां मेकर और पेई सेम लोग नहीं हो सकते, हमेशा यहां 2 लोग होंगे। जी क्या ये एनफोर्सेबल है? यस, ये कागज साइन होने के बाद बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जैसी हैसियत रखता है, कानूनी तौर पे वाजिब है, और नहीं जो पैसे देगा तो आप अदालत जा सकते हैं। बस ये एक मजे का कागज है जो बड़े आराम से अगली पार्टी को एंडोर्स होता चला जा रहा होता, बंदे बदलते जा रहे होते हैं। सर एक जगह एक वक्त ऐसा तो आएगा कि जगह ही खत्म हो जाएगी। जी इन्होंने कहा एक वक्त ऐसा आएगा जब इस पे जगह खत्म हो जाएगी। पहले हमारे किताब में ये रूल्स हुआ करते थे कि आप पहले इसके फ्रंट पे साइन करते रहेंगे, फिर इसके बैक पे साइन करते रहेंगे, फिर एक कागज अटैच कर देंगे, फिर अगर बहुत ज्यादा कागज अटैच हो जाए तो आप एक नया स्टाम्प पेपर बना के और वहां से भी कहानी शुरू कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस नोट, ये स्टैम्प पेपर पे होते हैं गवर्नमेंट के, ताकि जो है ना ये लीगली जरा ज्यादा वैलिड रहे। तो बिल्कुल इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लेकिन हमारे सिलेबस में उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं वो किया, टू द पॉइंट इंट्रोडक्शन रखा है। क्या ये दोनों इंस्ट्रूमेंट समझ आए? लेकिन जब मैं बिल ऑफ एक्सचेंज देखता हूं तो मुझे चेक चेक वाली फीलिंग आती है। एक काम करें, खजांची से बैंक को रिप्लेस करते हैं। मैंने ये भाई के अगर पैसे देने हैं, मैंने मिजान बैंक को ऑर्डर दिया पे कर दो ये वाले भाई को इतने पैसे, क्या ख्याल है? तो अगर मैं ड्रॉई की जगह बैंक ले आऊं तो अब कागज जो है वो चेक बन जाएगा। तो बैंकों की दुनिया में एक इस तरह का कागज जो है वो चेक कहलाता है। चेक में और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है? चेक की डेफिनेशन देखते हैं, बड़ी क्यूट सी डेफिनेशन है। चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड बैंकर पे होता है। ये हमेशा, इसका ड्रॉई कौन होगा? एक खास बैंक, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। ये अदर देन डिमांड नहीं होगा, तो ये क्या होगा? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड। याद है इस तरह का जुमला हमने वहां पे भी पढ़ा था, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अदर देन कैश वाली जो होगी वो नहीं होनी चाहिए,
तो वो कैश वाली होनी चाहिए थी। तो ये अदर देन डिमांड नहीं होना चाहिए। तो क्या बना मतलब, ठीक है, तुम्हारे अलावा कोई और हो ऐसा नहीं हो सकता। तो मतलब क्या है, तुम, तो तुम्हारे अलावा कोई और नहीं, डिमांड के अलावा नहीं। तो फिर अगर ये डेफिनेशन ना होती तो मैं लिख देता चेक इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर एंड इज ऑलवेज पेबल ऑन डिमांड। तो चेक में खास बात क्या हुई कि ये हमेशा ऑन डिमांड होगा। फिर से वही तीन पार्टीज, ड्रॉर चेक बनाता है, ड्रॉई जिस बैंक को हुक्म दिया जाता है पैसे दो, और पेई जिस बंदे को पैसे मिलने होते हैं। जी ऑन डिमांड का क्या मतलब है, अभी थोड़ी पहले हमने बात की थी कि ये इंस्ट्रूमेंट दो तरह से हो सकते हैं, टाइम और ऑन डिमांड। टाइम वाला क्या था, आज से इतने महीने बाद, इतने दिन बाद, और डिमांड क्या था, जब मांगे। जैसे ये बादशाह ने उसको कोई खास वो नहीं कहा था, आज की तारीख डाली थी और ये नहीं कहा था 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 3 महीने बाद। तो ऑन डिमांड वो इंस्ट्रूमेंट होता है जैसे ही दिखाए पैसे मिले, आपको इंतजार नहीं करना कोई 10 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 3 महीने का, ये हमेशा ऑन डिमांड होगा। यानी चेक जब आप लिखेंगे तो चेक हमेशा जब दिया जाएगा पैसे देने पड़ेंगे, अनलेस कि वो टाइम बार्ड हो जाए। अब टाइम बार्ड तो एक अलग एक्सेप्शन है ना, टाइम बार्ड हो गया फिर तो ये सारी कहानी खत्म हो जाएगी। जी सर फिल्मों में देखते हैं कि वो एक अपनी बेटी कहता है मेरी बेटी को छोड़ दो और एक ब्लैंक चेक साइन करके दे देता है। ठीक है जी, इन्होंने कहा जी फिल्मों में हमने देखा है कि वो विलन कहता है कि मेरी बेटी को छोड़ दो और एक ब्लैंक चेक साइन करके दे देता है। तो एक चेक की किस्म ब्लैंक चेक भी होती है और इन इंस्ट्रूमेंट में ब्लैंक इंस्ट्रूमेंट्स का भी कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जी स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो बैंक को दी गई एक इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, जिसमें बैंक खुद ही से पेमेंट्स कर देता है, वो भी चेक नहीं है। जी चेक पे तो डेट लिखी हुई होती है, तो मैंने कहा कि इस पे टाइम नहीं होना चाहिए, चेक पे आज की डेट लिखी होगी, जिस दिन चेक बन रहा है उस दिन की डेट डाल देंगे। जैसे बादशाह ने भी तारीख तो डाली थी, 9 मई लिखा था, क्योंकि 9 मई को वो इंस्ट्रूमेंट बना रहा था। तो बादशाह तो उधर था ना, बादशाह को पता होता कि 9 मई चल रही है तो वो शायद कुछ बचत तो हो जाती। जी जी चेक पे जो डेट लिखी है क्या उसी डेट पे कैश कराना है, वो डेट और उसके बाद के 6 महीने। लेकिन अगर 6 महीने से ऊपर हो गया तो वो टाइम बार्ड हो जाएगा। क्या ये पार्टी समझ आई? इसकी शक्ल, चेक का नंबर आ गया, तारीख आ गई, बैंक का नाम वगैरह, बैंक की अपनी स्टैंप और वो सारा कुछ आ रहा होता है, अकाउंट नंबर वगैरह आता है, पे यहाँ लिखा हुआ है कि किसका नाम, और बेरर भी अगर आपने इसको ऑर्डर रखना है तो आप इसको गीची मिची कर दें और यहाँ पे उस बंदे का नाम लिख दें जिसको आपने अपने नाम पे करना है, या खुद पैसे निकलवाने आप यहाँ कैश लिख दें। कुछ और भी रूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, पीछे 2 दफा साइन कब होंगे, 1 दफा साइन कब होगा। आपने यहाँ सिग्नेचर किया तो आप इसमें नंबर्स में भी अमाउंट वो लिख देते हैं और रुपयों में भी अमाउंट लिख देते हैं। उससे ये होता है कि अगर वो डाउट हो तो मतलब वर्ड्स में भी लिख दिया और आपने नंबर्स में भी लिख दिया, वो डाउट कवर हो जाता है। तो इसका एक अलग फॉर्मेट होता है, इसको फिर उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए होती है। जैसे वो तो था ना खजांची को दिया था कि भी तुम भी साइन करो, क्योंकि ये चेकबुक है, चेकबुक का एक डेफिनेट फॉर्मेट है, तो इस पे उस तरह की अप्रूवल और उस तरह की चीजों की जरूरत नहीं होती। सर अगर मैं अपने अब्बू के चेकबुक अपने लिए करा रहा हूँ तो ये इससे क्या क्या चीजें वो मुझे जी इन्होंने कहा अगर मैं अपने अब्बू की चेकबुक जो है उस पे अपने नाम से कोई चेक बना रहा हूँ तो आपको सबसे जरूरी चीज जो चाहिए वो अब्बा जी के सिग्नेचर है। उसके अलावा एक ऐसा हिम्मत हौसला कि आप चुपके से उनकी चेकबुक निकाल के और उनके सोते सोते उनके साइन करा लें। जी अगेन आप अपना नाम लिखेंगे और बेरर को खत्म कर देंगे, और अगर आपको बहुत डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि चेक मेरे अलावा कोई बैंक में अपने जमा करा ले, एडोर्स हो सकता है ना, कोई भी साइन करके आके वो कर दे, आपने यहाँ डबल लाइन लगा दी है और लिख देना है अकाउंट पे ही ओनली, जिसका मतलब है कि वो सिर्फ आपके अकाउंट में जाएंगे। इसको कहते हैं चेक को क्रॉस कर देना। पहले क्रॉसिंग हमारे सिलेबस में होती थी, अब नहीं, अल्लाह का शुक्र है। तो अभी रिसेंटली जिस चैप्टर में हमें थोड़ा सा सुकून दिया है कि अपने, वो ये वाला है कि इस चैप्टर में से चीजें माइनस हुई थी, फिर हम इजी हुए थे कि उन्होंने कहा एक चेक वाला चैप्टर भी इसमें ऐड कर देते हैं, तो जितना माइनस किया था तकरीबन उतना ऐड भी कर दिया। तो चलो कोई बात नहीं। आखिरी सवाल जी, इन्होंने कहा गिची मिची करने से तो चेक मिलेगा ही नहीं। असल में गिची मिची आपने इसको की है, आप अमाउंट को गिची मिची या साइन को गिची मिची करेंगे तो मसला खराब होगा। इसको कहते हैं मटेरियल अल्टरेशन। एक इंस्ट्रूमेंट पे कुछ चेंजेस अलाउड होती हैं, कुछ चेंजेस अलाउड नहीं होती। अगर आपने नॉट अलाउड वो चेंज कर दी, तारीख बदल दी, साइन बदल दिए, पार्टी बदल दी, कुछ और इस तरह से कर दिया, वो खराब हो जाता है। लेकिन अगर आपने अलाउड चेंजेस किए हैं
तो चल जाता है। तब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क हुआ फिर? बल्कि काम करते हैं, पहले चेक के एसेंशियल तो देख लेना। चेक राइटिंग में होगा, ऑर्डर टू पे होगा, डेफिनेट अनकंडीशनल होगा, सर्टेन सम होगा, मनी ओनली होगा, यानी कि वो लीगल टेंडर होगा, साइन करेगा ड्रॉर। अब वो नहीं कर रहा, बैंक नहीं साइन कर रहा, बैंक की ऑटोमेटिकली वो जो स्टैम्प पेपर बैंक की अपनी वो है चेकबुक है, समझो उसके साइन आए हुए हैं। पार्टी सर्टेन होनी चाहिए, दो नई बातें, इट मस्ट ऑलवेज बी ड्रॉन अपॉन अ स्पेसिफाइड बैंकर, इट मस्ट ऑलवेज बी पेबल ऑन डिमांड। ये हमेशा डिमांड पे होना चाहिए और हमेशा ये किसी खास बैंकर पे होगा। तो अब चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क होना चाहिए? इसमें खास बैंकर है, उसमें कोई भी हो सकता है। ये लाजमी डिमांड है, वहां टाइम भी हो सकता है, और यहाँ उस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए, साइन वगैरह पहले से वो चीजें मौजूद हैं, वो लाजमी स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, ये चेकबुक के ऊपर हो रहा होता है। जल्दी से थोड़ा सा फर्क देख लेते हैं, वक्त ज्यादा होता तो मैं आप ही से पूछता रहता। ड्रॉई ये हमेशा बैंकर होगा, यहाँ वहां कोई भी बंदा हो सकता है, बैंकर भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। पेबल ऑन डिमांड, ये हमेशा पेबल ऑन डिमांड होगा, और वो डिमांड भी हो सकता है, खास टाइम भी हो सकता है। ये वाले पॉइंट को मैं स्किप करूं, मैंने अभी थोड़ी देर बाद ये वाला पॉइंट पढ़ाना है आपको। एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस नहीं चाहिए चेक को, जबकि उसको एक्सेप्टेंस चाहिए। ये इसको कोई स्टैंप नहीं चाहिए, चेक को स्टाम्प पेपर वगैरह पे नहीं होना चाहिए, और वो प्रॉपर स्टाम्प पेपर और गवर्नमेंट के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। ये क्रॉस हो सकता है, चेक में क्रॉसिंग हो सकती है, वो क्रॉसिंग में नहीं हो सकता। जरूरत पड़ने पे आप इसकी पेमेंट स्टॉप करवा सकते हैं, ड्रॉर बैंक को राब्ता करके कह सकता है मेरा चेक चोरी हो गया, ये वाला चेक नंबर आपने जारी नहीं करना, लेकिन उसमें इस तरह की फैसिलिटी नॉर्मली नहीं होती। अब इसमें क्रॉसिंग वाली चीज हमने ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ी हुई, जस्ट मैंने हल्का सा उसका एक आइडिया दे दिया था। तो क्या आपको ये तीनों तरह के इंस्ट्रूमेंट समझ आ रहे हैं? एक दो सवाल लेंगे और जल्दी से आगे चलेंगे, जो वक्त कम और मुकाबला सा। किबला, जिस बंदे ने क्रॉस चेक कर दिया, एक मिनट, सिलेबस में नहीं है, अगर आप सिलेबस के अंदर से सवाल पूछेंगे तो मैं जरूर जवाब दूंगा जी। इसने कहा जी एक बंदे ने क्रॉस कर दिया, अगर चेक तो नेगोशिएबल तो खत्म हो गया, अब क्या होगा? पता नहीं, पता नहीं, सिलेबस में होगा, कोई बात नहीं, आप जाएं, 6 महीने पीछे का क्रैश कोर्स पड़ा हुआ है हमारे ही यूट्यूब पे, वहां मैंने तसल्ली से क्रॉसिंग की 4 किस्में बताई हुई है, और क्यों क्रॉसिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट जाया नहीं होता वो भी समझाया हुआ है। इस वक्त रेलेवेंट नहीं है, वो आप 6 महीने पुरानी वीडियो में देख लें, मैंने तसल्ली से सारी बात बताई हुई। ये इतनी छोटी बात नहीं है, ये क्रॉसिंग की किस्मों पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं रेलेवेंट रहना चाह रहा हूँ। हाँ जी, कोई रेलेवेंट सवाल? चेक अपने नाम पे तो कर सकते हैं। चेक अपने नाम पे कर सकते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि ड्रॉर और पे ही सेम बंदा हो सकता है। सवाल खत्म हो गए, कहानी आगे बढ़ाते हैं। बात समझ आई? फिर भी कोई आखिरी सवाल अगर किसी का बहुत जरूरी सवाल है, लेकिन रेलेवेंस जो है ना, मैंने ये मुश्किल शर्त रख दी है ना, रेलेवेंट होना चाहिए। आप मुझे रेगुलर क्लास में मिलें तो मैं तसल्ली से खूब एंजॉय करें, बहुत सारे सवाल जवाब हो। ये क्रैश है, क्रैश के अंदर जो है ना जरा थोड़ी सी लिमिटेशन है। हाँ, ये एक वो है, उन्होंने कहा जिनकी रेगुलर क्लास हो, हमारा एक पोस्ट का बैच था, उन्होंने जो है ना पूछा हमारा सिलेबस कब खत्म होगा, मैंने कहा आपका सिलेबस 4 या 5 फरवरी को खत्म होगा। उन्होंने कहा कोई ऐसा तरीका है जिससे हम 31 जनवरी पे सिलेबस खत्म कर लें? मैंने कहा एक तरीका है। फिर पिछले सैटरडे एक स्पेशल क्लास की और उनसे कहा आज आपकी एक बड़ी क्लास होगी जिसमें 2 चैप्टर होंगे, वो बड़े एक्साइटेड हो गए, उनको मैंने इस वाली क्लास में बुला लिया। ठीक है, तो अब वो चुप बैठे हैं, अभी चुप है। क्या तेरी सादगी में इतना हुस्न है, तेरा निखार कैसा होगा? अच्छा जी, वापस इधर आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लो जी, इतनी सारी बातें कर ली, डेफिनेशन तो पढ़ी नहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल ईदर टू ऑर्डर। और चैप्टर यहां से शुरू हो रहा था, अब मैं यहां से अगर शुरू करता तो कहानी तो बहुत ही अजीब सी हो जाती। तो इस चैप्टर की आईकेप की तरतीब ये है कि पहले वो रूल समझाता है, बाद में 3 इंस्ट्रूमेंट समझाता है। मैं उल्टा चलता हूँ, पहले 3 इंस्ट्रूमेंट समझा दिए, अब रूल समझते हुए आपके जहन में नक्शा होगा, आपके लिए बड़ा ही हलवा बन जाएंगे रूल्स। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को, चाहे ऑर्डर हो चाहे बेयरर हो, ये हमेशा डिलीवर होगा। आप पोजेशन ट्रांसफर करेंगे या एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव, बाबे को आपने इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर करना है। अब इंस्ट्रूमेंट हैंडओवर 2 तरीके से हो सकता है, मेरे पास एक चेक को मैं लिख के ये भाई को ऐसे पकड़ा दूं, या चेक लिख के मैं यहां रख दूं और कहूं कि ये उठा लीजिएगा यहां से। तो ये कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी हो गई, और एक्चुअल डिलीवरी फिजिकली दूसरे बंदे को। तो ये डिलीवर होना चाहिए, किसी ना किसी फॉर्म में ये डिलीवर होना चाहिए।
फिर किताब को लगा के जरा थोड़ा सा बताए, जैसे हर अदर लॉ को नहीं बताते कि वो ये क्या है वो क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एक्सटेंड टू होल ऑफ पाकिस्तान, ये पूरे पाकिस्तान पे एप्लीकेबल है, शुक्र है बता दिया, वरना मैं चीजों की मलिया पे एप्लीकेबल करता और पूरे पाकिस्तान। भाई जाहिर है कानून पाकिस्तान का पढ़ा रहे हो तो पाकिस्तान पे एप्लीकेबल होगा। इट इज एप्लीकेबल सिंस द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1882, 1882 की 1 मार्च से ये वैलिड है। एमसीक्यू में कभी बहुत ही उनको कोई सवाल समझ ना आया तो हो सकता है पूछ लें। ये बैंकिंग जो स्टेट बैंक का जो एक्ट है उसके सेक्शन 24 और 35 के अगेंस्ट नहीं है, यानी इसका मतलब है स्टेट बैंक का सेक्शन 24 और 35 जब आएगा तो हम इसे भूल जाएंगे और उनको कहेंगे केवला जो आपने कहा सही कहा। यानी इसकी दो एक्सेप्शंस हैं जो उस लॉ में लिखी हुई है, एक किताब ने बताई एक नहीं बताई। ये एक्ट प्रिवेल करेगा रिगार्डलेस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्ट। अब ये अगर कहें सर मैंने तो सुना ऐसे होता है, वो कहें मैंने तो सुना ऐसे होता है, वो कहेंगे मैंने तो सुना ऐसे होता है, मैं कहूंगा मैंने क्या पढ़ाया है, ऐसे होता है। तो ये एक्ट शेल प्रिवेल रिगार्डलेस ऑफ कोई भी मार्केट में कस्टम ट्रेड रवायत बन गई है। मार्केट में एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है कि लोग आज से 2 महीने बाद की तारीख का चेक बना देते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको नहीं मानता, वो कहता है जिस चेक पे जो तारीख डली हुई है ये माना जाएगा कि ये चेक उस दिन बना है। तो इसी तरह से ब्लैंक चेक और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने कहा मार्केट प्रैक्टिस को इग्नोर करो, लॉ में जो लिखा हुआ है बस वही वैलिड होगा। इन सिंपल टर्म्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं विच इज ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी। अगर मैं इसके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक देखूंगा तो या ये पेबल टू ऑर्डर होता है या बेयरर होता है। पहली बात, पेबल टू ऑर्डर का क्या मतलब है, विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जिसमें लिखा हो कि हाँ भाई ये पेबल टू ऑर्डर है, या पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन हो। फॉर एग्जांपल पे ए और ऑर्डर। क्रॉस चेक अकाउंट पे ही ओनली कैन हाउएवर स्टिल बी नेगोशिएटेड फर्दर। इस लाइन पे मुझे बड़ा शदीद एतराज है और ये भी उस एतराजात की लिस्ट में है जो मैंने कहा था ये हट जाना चाहिए। जब आपने क्रॉसिंग समझाई नहीं है तो आप उसका रूल क्यों बीच में लेके आ रहे हैं। तो क्रॉस चेक अकाउंट पे ही ओनली कैन हाउएवर स्टिल बी नेगोशिएटेड फर्दर। भाई ने परेशान होकर सवाल पूछा था कि जी क्रॉस चेक है, क्या ये फिर भी ट्रांसफर हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। कैसे हो सकता है? पता नहीं जी कैसे हो सकता है। पेबल टू ऑर्डर और बेयरर, भाईजान आप किस्सा जब शुरू हुआ था तब कहाँ थे? नहीं मतलब आप क्लास में थे तो हमने कहा था कि वो जो उसने कहा था मैं बाबे को दूंगा, तो ये ऑर्डर है, एक खास बंदा। बाबे ने कहा शकील को, शकील ने कहा दुकानदार को, दुकानदार ने कहा सप्लायर को, एक खास बंदा। लेकिन मैंने कहा था कि शकील साइन करके किसी को आगे दे दे और नामजद ना करे तो ये बेयरर बन जाएगा। बेयरर जिसके हाथ में उसका, और ऑर्डर जिसका नाम। तो किसी को नामजद करेंगे तो ये ऑर्डर बनेगा और अगर नामजद नहीं करेंगे तो बेयरर बनेगा। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ तो ये ऑर्डर बनता जा रहा है, ये ऑर्डर दे रहा है। अगर वो साइन कर देता, बादशाह साइन करके गया था मैं बादशाह पैसे दूंगा, बताया नहीं किसको दूंगा, बेयरर। ये जो हमारे बॉन्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के ये बेयरर होते हैं। आपके हाथ में जो करेंसी नोट है ये बेयरर है, हामिले हाजा को, जिसके हाथ में इस वक्त इंस्ट्रूमेंट है जो इसका बेयरर है उसको पैसे मिलेंगे। तो बेयरर जिसके हाथ में उसका, तो ये ऑर्डर भी हो सकता है और बेयरर भी। बेयरर कौन सा होगा? विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल, जिस पे लिखा होगा दिस इज पेबल टू बेयरर, या ऑन विच द ओनली और लास्ट एंडोर्समेंट इज एंडोर्समेंट इन ब्लैंक, जिसमें या तो एक एंडोर्समेंट होगी या सिर्फ आखिरी वाली जो होगी वो इन ब्लैंक होगी। ब्लैंक याद है? साइन करके किसी का नाम नामजद ना करें। फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा हो सकता है पे टू ए और बेयरर, या लिखा हो सकता है पे बेयरर। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मेड पेबल टू 2 और मोर पेज जॉइंटली और अल्टरनेट भी हो सकता है। याद है मैंने कहा था कि पे एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हो सकता है आप कहें पे टू आजम एंड बाबर, या पे टू आजम और बाबर। अगर ये नाम सीधे लिखे होते तो आपका खामखा जो है ना वो क्रिकेट का जुनून जाग जाता और आप जो है ना अचानक से बहुत ज्यादा लड़ पड़ते, क्लास 200 में डिवाइड हो जाती। एक तरफ बाबर आजम के फैन होते और एक तरफ बाबर आजम के हेटर्स होते और उनके दरमियान लड़ाई हो जाती। कितने मुश्किल में जनरेशन जी, आपके पास मुश्किल से 1-2 अच्छे लोग हैं जिन पे आप जो है ना परेशान होते रहते हैं। हमारे जमाने में बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हुआ करते थे, आजकल तो बिल्कुल ही कचरा मचरा ही हुआ हुआ है। वैसे या हैं अच्छे प्लेयर्स अभी भी जी? अंडर 19 में अच्छे, फिर बड़े हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। अचानक से एसबीपी अपनी एक एक्सेप्शन लेके आया। यकीनन हमारे सिलेबस से इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए था, लेकिन लिख दिया कि अपने पढ़ लेते हैं। एसबीपी का एक्ट जो है सेक्शन 35 ये कहता है कि खबरदार बैंक के अलावा या गवर्नमेंट के अलावा किसी ने जब प्रोमिसरी नोट पहली दफा बनाना है तो उसको बेयरर नहीं बनाना।
और जब बिल ऑफ एक्सचेंज पहली दफा बनाना है तो पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बनाना। कोई लॉजिक नहीं है, गवर्नमेंट का हुक्मनामा आ गया, गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो भी प्रॉमिस नोट बना रहा है ना, उसने वेरी फर्स्ट टाइम जब बनाना है तो एक बंदा नामजद लाजमी करना है। आप वेरी फर्स्ट डे उसको पेबल टू बेयरर नहीं बना सकते, और बिल ऑफ एक्सचेंज को पहले ही दिन पेबल टू बेयरर ऑन डिमांड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? हुक्मनामा है। क्या रीजन है? ऐसे ही लिखा है। कहां लिखा है? स्टेट बैंक के लॉ में। हम क्यों पढ़ रहे हैं? ICAP ने लिखा है, रटा मारना है। ठीक है, वो असल में चाहते ये हैं कि कंफ्यूजन ना हो, कम से कम पहली दफा कोई नामजद हो। लेकिन गवर्नमेंट अगर खुद कोई बॉन्ड्स वगैरह इशू करना चाहे वो बेयर कर सकती है। तो वो बताना चाह रहे हैं कि हमारी बदमाशी है, हम लोग पहले दिन बेयर इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, हमारे अलावा कोई नहीं बनाएगा। तो ठीक है, जो उन्होंने कहा है यहाँ नीचे तो एक्सेप्शन है, हम एज इट इज याद कर लेंगे। पहला एसेंशियल था, ये पेबल टू ऑर्डर बेयर हो सकता है। दूसरा, इजी ट्रांसफरेबिलिटी, ये एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर हो जाएगा। अगर तो बेयरर है तो कैसे ट्रांसफर होगा? ऐसे करके। और अगर ऑर्डर है तो साइन करेंगे फिर ट्रांसफर करेंगे। तो ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय मेयर डिलीवरी इफ पेबल टू बेयरर, और ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी इफ पेबल टू ऑर्डर है तो एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होगी, और अगर पेबल टू बेयरर है सिर्फ डिलीवर करना है। तीसरा बड़ा कमाल का एसेंशियल जो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगा, टाइटल ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब आप कहेंगे ये होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन भाई साहब है? तो आगे चल के जरा पार्टीज पढ़ते हैं, जैसी ये पार्टी पढ़ेंगे ये जुमला समझ आ जाएगा। यहां तक ओवरऑल मोटी मोटी बात समझ आ रही है। अब किताब आपको एक बड़ी नई और मुश्किल बात बताने लगी है। पार्टीज क्या होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में? एक होता है मेकर जो प्रॉमिस नोट बनाता है, एक होता है पेई जिसको पैसे मिलने होते हैं, एक ड्रॉर होता है जो बिल ऑफ एक्सचेंज में। असल में बात यह कि किताब ने तरतीब में ये चीजें पहले रखी थी कि पहले ये सारा माहौल बना के समझाते थे, बाद में इंस्ट्रूमेंट समझाते थे। मुझे लगता था ये गलत है, इससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने पहले इंस्ट्रूमेंट समझ लिए, अब ये सारे अल्फाज हमारे आगे जो है ना वो अदब से सर झुकाए खड़े हुए हैं। ड्रॉर जो बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक बनाता है, ड्रॉई जिन लोग को बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक दिया जाता है और जिसके हुक्म दिया जाता है। एक्सेप्टर जब वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अदर देन चेक को जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो क्या बन जाते हैं आप? एक्सेप्टर। फिर आता है होल्डर, और होल्डर के साथ आता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर किसे कहते हैं? ले जी, आई एम होल्डर ऑफ दिस मार्कर, आई एम होल्डिंग दिस मार्कर, मैं इस मार्कर को होल्ड कर रहा हूं तो मैं होल्डर कहलाऊंगा। लेकिन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में अगर यहाँ एक कागज पड़ा हुआ है जो इस भाई ने इस भाई के नाम पे यहाँ पे बना के रखा हुआ और मैं उसे उठा लूं तो मैं होल्डर नहीं कहलाऊंगा, क्योंकि मेरा कानूनी हक नहीं है उस पर। तो होल्डर ना सिर्फ वो बंदा होगा जो एंडोर्सी या बेरर होगा इंस्ट्रूमेंट का, एंड उसका लीगल राइट भी होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट उसके नाम पे है और उसको वहां से पेमेंट आनी है। फर्क समझ आ रहा है? तो सिर्फ बेरर होल्डर जिसके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसको होल्डर नहीं कहेंगे। होल्डर एक कानूनी शख्स है। अब पर्सन, देखिए हमने सबका जिक्र किया, बाबे का जिक्र भी हुआ, बादशाह का जिक्र भी हुआ, खजांची का जिक्र भी हुआ सारी पार्टीज में, लेकिन इन दरमियान वालों का जिक्र नहीं हुआ। दुकानदार, सप्लायर, शकील, ये सब होल्डर्स है। होल्डर बनने के लिए नहीं क्या चाहिए? अ पर्सन इज कॉल्ड होल्डर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इफ ही सेटिस्फाइड फॉलोइंग टू कंडीशन। नंबर 1, ही मस्ट बी एंटाइटल्ड टू पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन हिज ओन नेम, वो हक रखता हो कि अपने नाम पे इंस्ट्रूमेंट उसको मिले, एंड must be entitled to receive या recover the amount due on the instrument from the parties liable, और वो हक रखता हो कि जो जो पार्टीज पीछे हैं वो उनसे पैसे रिकवर करने का कानूनी हक रखता हो, तो फिर हम उसे होल्डर कहेंगे। इसका मतलब है बेरर इंस्ट्रूमेंट के बेरर को होल्डर कहेंगे, और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट के पेई को या एंडोर्सी को, इसको हम कहेंगे कि तुम होल्डर हो। अगर एक नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह ये कोई चीज गुम हो जाती है, जाया हो जाती है, तो भी जिस बंदे के पास आखिरी दफा देखा गया था हम उसी को काउंट करते हैं कि वो होगा होल्डर। तो होल्डर इज कोई भी बंदा जो बीच में आया और कानूनी तौर पे ये हक रखता है कि वो इंस्ट्रूमेंट उसके नाम पे बने। क्या आपको होल्डर समझ आ रहा है? यहाँ पे भाई का सवाल लेते हैं और मैं साथ साथ बोर्ड भी मिटाता हूँ ताकि मैं आखिरी बात बता दूं। जी, जो बादशाह वाला था, बादशाह ने एक नोट बना के दे दिया था कि तुम्हारे पैसे ले लेना, ठीक है, और उसने अपने बेटे को दे दिए, फिर खलील ने वकील को दे दिया, ठीक है, किसी और को दे दिया। ठीक है अपने बीच में जंग हो गई, बादशाह मर गया और सल्तनत ही बदल गई। जी। अगर बादशाह मर गया तो आप एक बंदे के मरने पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव पे करता है, सल्तनत ही बदल गई, सब कुछ खत्म हो गया। तो भी बादशाह का बच्चा मौजूद होगा, उसके पास कुछ ना कुछ बादशाह के असासे मौजूद होंगे, जितने मौजूद होंगे वहां तक पाबंद होगा।
लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही जो कॉमन रूल है ना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ये बंदा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी तो आप मार सकते थे, तो उसमें भी मरने पे जो जो कुछ हो सकता है वो कुछ यहाँ हो सकता है। अगर कंपनी डिफॉल्ट कर गई तो डिफॉल्ट करने पे वाइंडिंग अप में जो लिक्विडेटर है वो जितने पैसे देगा किसी क्रेडिटर के उतने पैसे उसको भी मिल जाएंगे। जी अब अगेन क्या यहाँ पे एक माइनर ये इंस्ट्रूमेंट बना सकता है, लॉ ने बताया ही नहीं। जब कुछ लॉ कुछ नहीं बताते तो हम कॉमन रूल्स उठाते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और उसके मुताबिक चल पड़ते हैं। ठीक है ठीक है जी अब अगेन इन्होंने कहा कि वो इंस्ट्रूमेंट उसे देते हुए एक बंदे को इंस्ट्रूमेंट दिया तो क्या 3 लाख से ज्यादा की रकम ले सकता है, कंसिडरेशन कम ज्यादा हो चल जाती है, पार्टीज अगर राजी हैं चल जाता है। हाँ जी वापस इधर आते हैं, इसका मतलब कहानी समझ आ गई। अब आप खुद से ही अपने आप को कंफ्यूज करना चाहें तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर भी जो भी इस तरह के परेशान करने वाले सवाल हैं चैट जीपीटी पूछते जाएं, बताता जाएगा, लेकिन वापस आके फिर याद जरूर रखना है कि यहाँ सब बातें नहीं लिखी हुई थी। तो पेपर में ये याद रखना जरूरी है कि क्या लिखा हुआ है। हम होल्डर समझ चुके हुए हैं, अब एक होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। हाँ असल में उसे पता है कि बच्चा खेल रहा है वो खिलाता रहेगा। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, ए ने बी के पैसे देने थे, उसने इंस्ट्रूमेंट बी को दे दिया। बी ने सी के पैसे देने थे, इंस्ट्रूमेंट सी को दे दिया। डी ने सी से चोरी कर लिया। डी ने ई के पैसे देने थे, उसने उसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया। ई ने एफ के पैसे देने थे, उसने उसको इंस्ट्रूमेंट दे दिया। बी भी होल्डर है, सी भी होल्डर है, लेकिन डी होल्डर नहीं है। ठीक है अच्छा ई होल्डर तो है, ये भी होल्डर है। होल्डर कौन होता है? जिसने जेन्युइनली पेमेंट रिसीव करनी थी पिछले बंदे से, इसने से पेमेंट रिसीव करनी थी, हक बनता था, ये होल्डर है। इसने से पेमेंट रिसीव करनी थी, हक बनता था, होल्डर है। इसने हक नहीं रखता था तो ये होल्डर नहीं है। इसने से पेमेंट रिसीव करनी थी, हक रखता था, होल्डर है। इसने इससे पैसे लेने थे, लेकिन एक प्रॉब्लम है, यहां गुड टाइटल चल रहा था, यहां से यहां तक सही टाइटल आया है, यहां से यहां तक सही टाइटल आया है, यहां से यहां तक हो गया खराब टाइटल, डिफेक्टिव हो गया टाइटल। अब सवाल ये है कि इस बंदे को गुड टाइटल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर ये होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा तो मिलेगा, अगर होल्डर होगा तो नहीं मिलेगा। अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं मासूम होल्डर को, जिसको पीछे होने वाली चोरी के बारे में नहीं पता। अगर तो ई डी से ये इंस्ट्रूमेंट ले, डी गया मैं तुम्हारे पैसे देने थे ना 2 लाख, ये पकड़ो, कल ही हाथ मार के आया हूं एक जगह से, बड़ा जबरदस्त चौकस चेक चोरी करके आया हूं तुम्हारे लिए। अब ये होल्डर तो है। होल्डर कौन है? जिसका हक है कि दूसरे से पैसे मिले और उसके पास कागज भी मौजूद है, लेकिन चूंकि इसको चोरी का पता है तो अब इसके हाथ में भी इंस्ट्रूमेंट बैड टाइटल हो गया। लेकिन अगर इसे ना पता होता, मासूम होता, तो इसके पास भी टाइटल दोबारा से गुड हो जाता और आगे भी लोगों को गुड टाइटल मिल रहा होता। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स कहते हैं उस होल्डर को जो मासूम है। इसका मतलब है ये वाला होल्डर इन ड्यू कोर्स भी था, ये वाला होल्डर इन ड्यू कोर्स भी था। ये ना होल्डर था तो ड्यू कोर्स तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो होल्डर ही नहीं है। ये होल्डर के साथ ड्यू कोर्स होगा या नहीं होगा इसका पता लगेगा नॉलेज से, इसको पता है या नहीं पता। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स ऐसे होल्डर को कहते हैं जो कि नॉलेज रखता है और इस बंदे के लिए कंसिडरेशन लाजमी है। तो सिर्फ होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स के दरमियान हमने फर्क देखने की कोशिश करनी है। क्या ये बात समझ आ रही है थोड़ी थोड़ी सी? सर अब जिसने चोरी किया है अब वो जाके केस करा ले तो मिल जाएगी। जी मजे की बात है कि जो चोरी करने वाला है अगर वो कैश करा ले जाके और ए को ना पता हो इस चोरी का, तो ए ने जो पेमेंट की है वो पेमेंट पता है क्या कहलाएगी? पेमेंट इन ड्यू कोर्स, मासूम पेमेंट। और अगर उसने उसे पता हो चोरी का और फिर भी पेमेंट कर दे तो हम उसे कहेंगे पेमेंट आउट ऑफ ड्यू कोर्स। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स भी वो होती है जब एक बंदा अगले बंदे को पेमेंट करते हुए उसे ना पता हो कि गड़बड़ का। तो जो मासूम आदमी होंगे ना उनके पास जाके इंस्ट्रूमेंट साफ हो जाएगा, और जो मासूम आदमी नहीं होंगे,
अगर पेपर में आपको भूल जाए होल्ड इन ड्यू कोर्स कौन है, तो आप खान साहब की एग्जांपल ले सकते हैं, वो ड्राई फ्रूट वाले खान साहब नहीं, कैदी नंबर 804। होल्डर इन ड्यू कोर्स, सारे हैं सियासतदान, सबके सब हैं होल्डर, लेकिन एक है मासूम सियासतदान, होल्डर इन ड्यू कोर्स। इंतहाई खराब आदमी भी खान साहब के पास जैसे ही पहुंचता है साफ हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, मुत्तकी परहेजगार हो जाता है, आप लोग उसकी तारीफ के कसीदे गा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो आदमी किसी खराब आदमी के पास जाता है खराब हो जाता है। तो खान साहब में एक खास फीचर है, खराब को साफ कर देते हैं। तो होल्ड इन ड्यू कोर्स उस फीचर को कहते हैं जो खराब को साफ कर रहा है। तो जब होल्ड इन ड्यू कोर्स के पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट आता है तो वो खुद ब खुद साफ हो जाता है। थोड़ा सा पीछे आते हैं, हमने एक चीज पे ब्रेक लगाई थी, तीसरा एसेंशियल, टाइटल ऑफ होल्डर इन। वंस एन इंस्ट्रूमेंट इज रिसीव्ड इन द हैंड्स ऑफ होल्डर इन ड्यू कोर्स, इट बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल डिफेक्ट्स। जब होल्ड इन ड्यू कोर्स के पास चीज आती है तो वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है। जल्दी से देखते हैं, क्योंकि अब अगला भी हमारा वो है, होल्ड इन ड्यू कोर्स किसे कहेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन यहाँ लाजमी है, उधर लाजमी नहीं है होल्डर में, लेकिन इधर कंसिडरेशन लाजमी है। बिकम द पोजेसर ऑफ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक इफ पेबल टू बेयरर, अगर बेयरर है तो वो पोजेसर बन जाए, और पेई एंडोर्सी बन जाए अगर पेबल टू ऑर्डर। यहां तक तो बात है वही वाली चल रही है ना, होटल वाली। बिफोर इट बिकम्स ओवरड्यू, उसके ओवरड्यू होने से पहले, वो जो मुद्दत दी हुई है ना टाइम, वो पूरा होने से पहले विदाउट नोटिस, बगैर जाने, दैट द टाइटल ऑफ पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव हिज ओन टाइटल, जिस बंदे से उसने ओनरशिप, टाइटल कहते हैं ओनरशिप को, जिस बंदे से उसने टाइटल लिया है उस बंदे के टाइटल में डिफेक्ट था, ये उसे नहीं पता। तो अगर उसे नहीं पता तो आजाद है। डिफेक्टिव टाइटल कब कहते हैं जब एक बंदा एंटाइटल ना हो अमाउंट रिसीव करने का, तो हम कहते हैं उसके पास कौन सा टाइटल है, डिफेक्टिव टाइटल है। तो होल्ड इन ड्यू कोर्स कौन है, जो फॉर कंसिडरेशन आ रहा है, ड्यू टाइम से पहले आ रहा है, और मासूम है, उसको नहीं पता किसी भी चीज के बारे में कि ये चोरी हुआ है। क्या डिस्क्रिप्शन समझ आई? किताब को लगा नहीं आई? किताब ने कहा है हम आपको पॉइंट्स के अंदर बताते हैं। होल्ड इन ड्यू कोर्स वो हो गया जो होल्डर होगा, लॉफुल एंड एडिक्वेट कंसिडरेशन होगी, उसके पास इंस्ट्रूमेंट बिफोर मैच्योरिटी आया होगा, और डिमांड वाला है तो एज अर्ली एज पॉसिबल आ गया हो। इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट और रेगुलर होना चाहिए, साइन शाइन हो, वो सारी चीजें पूरी हो, और ही शुड टेक द इंस्ट्रूमेंट विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट एंड गुड फेथ, विदाउट हैविंग एनी रीजन टू बिलीव कि उसमें डिफेक्ट है। वही बात को फैला के बता दिया। क्या समझ आया? किताब को लगा अभी भी नहीं आया। उन्होंने फिर से होल्डर एंड ड्यू कोर्स का फर्क बताया, यहां इसकी डेफिनेशन डाल दी, वहां उसकी डेफिनेशन डाल दी। कंसिडरेशन यहां नेसेसरी नहीं है, वहां नेसेसरी है। ये पिछले लोगों पे सब पे केस नहीं कर सकते, कर सकता है, ये तो मासूम आदमी है ना। लेकिन जिसको खुद पता हो चोरी का, वो फिर अपना लीगल राइट खो बैठता है। गुड फेथ, इसने हमेशा गुड फेथ में लिया होगा, ये हो सकता है गुड फेथ में ले, हो सकता है ना ले। इसको हमेशा बेटर टाइटल मिलेगा, उसे जरूरी नहीं कि बेटर टाइटल मिलेगा, उसकी नीयत खराब है तो बेटर टाइटल से हाथ को बैठेगा। ये हमेशा मेच्योरिटी से पहले इसके पास इंस्ट्रूमेंट आना जरूरी है। होल्ड इन ड्यू कोर्स उसके पास मेच्योरिटी से पहले भी आ सकता है, मेच्योरिटी के बाद भी आ सकता है। तो जब होल्ड इन ड्यू कोर्स किताब समझा देती है तो वो समझा देती है पेमेंट इन ड्यू कोर्स किसे कहते हैं। पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद टेन्योर अपीरेंट of the instrument in good faith and without negligence to any person in possession of it under circumstances which do not raise doubt over its title। जब एक बंदा दूसरे को एक जेन्युइन पेमेंट कर दे बगैर किसी भाम के, डाउट के कि हाँ भाई इसका कोई टाइटल में डिफेक्ट है, तो ये क्या कहलाएगी? पेमेंट। पेमेंट इन ड्यू कोर्स। लगे हाथों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वर्ड नेगोशिएशन को भी समझ लेते हैं। जब भी प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक ट्रांसफर होता है फ्री फ्रॉम डिफेक्ट किसी बंदे को, तो फिर हम कहते हैं नेगोशिएशन हुई है। इसका मतलब है होल्ड इन ड्यू कोर्स को जब भी मिलेगा तो वो नेगोशिएशन कहलाएगी, और जब अदर देन होल्ड इन ड्यू कोर्स को मिलेगा, खाली होल्डर को मिलेगा, तो हम उसको नेगोशिएशन नहीं ट्रांसफर कहेंगे खाली। मेटीरियल अल्टरेशन पे हमने बात की थी। मेटीरियल अल्टरेशन का मतलब जब भी आप चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह पे कुछ जगह चेंज कर दें, टाइम चेंज कर दें, साइन चेंज कर दें, अमाउंट चेंज कर दें, पार्टीज चेंज कर दें, तो ये मेटीरियल अल्टरेशन कहलाती है, और इससे इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाता है, जाया हो जाता है। क्यों जाया होता है, कब जाया होता है, बाद में क्या होगा, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो क्या हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पूरा लॉ समझ आया है? बहुत मजेदार लॉ है, अगर समझ आए तो एक कॉमन सेंस की गिर्द गोल गोल घूम रहा है, लेकिन चूंकि इसके अल्फाज पेचीदा हैं, और जब लोग पहले रूल्स पढ़ते हैं और बाद में इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो वो रूल्स में कलाबाजियां खाते रहते हैं।
अब आपको चीजें काफी हद तक इसमें समझ आ गई हैं। यहाँ पे मैं ब्रेक अनाउंस करूं और ताकि हम तो उसके बाद दोबारा इकट्ठे हों। जी जी, मैं ब्रेक के बीच में सवाल ले लूंगा ना। 3:12 हो रहे हैं, 3:20 सही है या 3:22? 3:22 पे इकट्ठे होते हैं। क्रैश में तो हमारे पास गुंजाइश भी तो कम है ना, और आज तो अगला टारगेट भी बड़ा है, चैप्टर 1, और उसके साथ फिर कुछ क्लोजिंग डिस्कशन भी होनी है, बल्कि शायद हमें कमरा भी बदलना पड़े। मैं अभी जरा ये भी पता करता हूँ कि 4 बजे जो क्लास है उसका क्या मामला होगा। 3:22 पे इकट्ठे होते हैं, ठीक है जी, सवाल पूछ लें।